हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस क्लास में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कॉज थ्योरम या कहें कॉज बार्गेनिंग थ्योरम के नाम से उसे जानते हैं। करेक्ट। सो तो इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले इसका एक बेसिक जो है आइडिया इसका लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नलिटीज़ जो है क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। करेक्ट। तो एक्सटर्नलिटीज़ जो हैं दो प्रकार की हैं। जनरली एक्सटर्नलिटीज़ जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो पॉजिटिव एंड दूसरी जो है वो है नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आती है, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है। करेक्ट। मीन्स बैड इफेक्ट्स जो है वो एनवायरनमेंट को देती है। तो इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एक उदाहरण लें कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, मान लीजिए कि आपने अपने घर के आसपास ग्रीनरी मेंटेन की हुई है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं अच्छे, तो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, एनवायरमेंटल जो इफेक्ट होगा, वो बाकी लोगों को भी मिलेगा आपके साथ साथ। तो ये जो है एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एक उदाहरण हो सकता है। दूसरी तरफ जो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो है वो, मान लीजिए कि कोई फार्म है, वो कुछ प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन जो है होता है, या किसी भी तरीके का मान लीजिए नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो वो एक तरीके की जो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। करेक्ट। तो इसको आप डिटेल में इसको जो है अलग से पढ़ लेंगे। इसका जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कॉज थ्योरम को समझने का, वो है एक्सटर्नैलिटीज। नाउ अब आते हैं कॉज थ्योरम पर, कॉज बार्गेनिंग थ्योरम। दैट इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम ले लें, एक आइडिया ले लें कि कॉज थ्योरम है क्या। उसके बाद फिर हम इसका जो मेन टॉपिक है, इसका जो मेन कंटेंट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नाउ डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। करेक्ट। सो Cauchy theorem was derived by the Ronald Coase. The Cauchy theorem was derived by the Ronald Coase in his article The Problem of the Social Cost in 1960. सो रोनाल्ड कॉज जो थे वो एक ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल कॉस्ट। एंड उसी पेपर में he actually promoted his idea of resolution process between two parties. रेजोल्यूशन प्रोसेस मीन्स क्या है? एक्सटर्नलिटीज को लेकर के एक ऐसा सोशल ऑप्टिमम पॉइंट जहां पर बोथ पार्टीज जो हैं सेटिस्फाइड होंगी। मीन्स जो फर्म है वो अपनी प्रोडक्शन के लिए सेटिस्फाइड होगी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड दूसरी साइड पर जो विक्टिम्स हैं, जो उस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को फेस कर रहे हैं, मीन्स जो सफरर हैं, वो भी सेटिस्फाइड होंगे। तो इसी के बारे में है कि कैसे ये काम करता है, कैसे वो अपना सोशल ऑप्टिमम पॉइंट जो है वहां तक पहुंचेंगे। करेक्ट। Without any transaction cost, without any government intervention. Correct. So the cost theorem was derived by the Ronald Coase in his article The Problem of the Social Cost in 1960. Ronald Coase was a British American economist, promulgated the theorem concerning the property rights in 1960 in the field of institutional economics, for which he received the Nobel Prize of Economics in 1991. So he was awarded a Nobel Prize for his contribution in the field of institutional economics. Institutional economics बेसिकली क्या चीज़ है? इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स जो है मान लीजिए कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक गवर्नमेंट है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फंडिंग सिस्टम हो गया। करेक्ट। तो ये जो जो सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाउ दे आर
इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और उनका जो क्या रिलेशनशिप है वो कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं. सो द इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. करेक्ट. तो now the cause theorem is an economic legal theory that addresses dispute resolution between two parties without any transaction cost. It ensures an optimum outcome for both the parties. अब जनरल वे में हम समझें कि अगर हम जनरल वे में साधारणतः अगर हम उदाहरण लें तो एक फर्म ही जो है हम उसी को नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के रूप में जनरली देखा जाता है, और ग्रुप ऑफ पीपल या कहें कि इंडिविजुअल्स या एक व्यक्ति या एक से अधिक कई व्यक्ति, समूह व्यक्तियों का, वो पीड़ित है, वो सफरर है. तो जनरल वे में ये जो है ये धारणा ली जाती है. द कॉज थ्योरम इज एन इकोनॉमिक लीगल थ्योरी. इकोनॉमिक लीगल मीन्स जहां वर्ड डिस्प्यूट आ जाएगा वहां पर हमारा जो है लीगल वर्ड आ गया. ठीक है, डिस्प्यूट. सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है कि ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज तरीके का एक जो है बार्गेनिंग प्रोसेस है. करेक्ट. मान लीजिए कि एक सेंट्रलाइज्ड बार्गेनिंग प्रोसेस या कहें रेजोल्यूशन प्रोसेस किस तरीके की है, जहां पर एक फर्म है. ठीक है, ये हम एक जनरल वे में इसको एक उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि डिसेंट्रलाइज क्यों कहा गया इसे. तो एक फर्म है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, और तीसरा जो है मान लीजिए कि ये क्रेडिटर्स हैं या कोई इंडिविजुअल्स हैं. करेक्ट. तो यहाँ पर होगा क्या कि जो गवर्नमेंट है वो मीडिएटर की तरह काम करेगी. जो इंडिविजुअल्स हैं वो डायरेक्ट फर्म से कांटेक्ट नहीं करेंगे. करेक्ट. वो क्या करेंगे वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उनकी जो भी शिकायत है, एंड गवर्नमेंट जो है उसके लिए एक लॉयर को या एक किसी ब्यूरोक्रेट को जो है असाइन करेंगे, असाइनमेंट देंगे कि इस रेजोल्यूशन प्रोसेस को आप प्रोसीड करेंगे. ठीक है. तो ये एक सेंट्रलाइज वे हो गया इन चीज़ों को प्रोसेस करने का. नाउ यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज रेजोल्यूशन प्रोसेस है, मीन्स जिस तरीके का बार्गेनिंग प्रोसेस रोनाल्ड कॉज के थ्योरम में बात की गई है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड बार्गेनिंग प्रोसेस है या कहीं रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जहां पर फर्म है एंड डायरेक्टली दे आर नेगोशिएटिंग, और इंडिविजुअल्स जो है वो डायरेक्टली नेगोशिएटिंग और डिस्कसिंग विद ईच अदर. तो ये जो हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या कहें कि ये विक्टिम्स हैं. करेक्ट. हम इन्हें विक्टिम भी कह सकते हैं और इसे हम साधारणतः पॉल्यूटर भी कह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा इसके लिए. नाउ दे आर नेगोशिएटिंग विद ईच अदर. तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो मीन्स जो प्राइवेटली मीन्स इसमें जो जो प्राइवेट तरीके का मीन्स जो है व्यक्तिगत तरीके का जो है वो बैठ करके और डिस्कशन कर रहे हैं और अपना एक सोशल ऑप्टिमम पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, जहां पर पॉल्यूटर इज सेटिस्फाइड एज वेल एज द विक्टिम्स आर आल्सो सेटिस्फाइड. करेक्ट. तो ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड तरीके का एक रेजोल्यूशन प्रोसेस है. नाउ एक आइडिया आपको मिल गया होगा, और ये किस चीज़ के ऊपर है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को लेकर के, कि सोशल मीन्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्सटर्नलिटी कितना होना चाहिए. करेक्ट. और जो जो एक्सटर्नलिटी है मीन्स जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है या कहें पॉल्यूशन है किसी भी तरीके का, वो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा. सो इट एंश्योर्स एन ऑप्टिमम आउटकम फॉर बोथ द पार्टीज. जैसा मैंने अभी बताया, इसका जो है मतलब सीधा सीधा वही है. नाउ कम टू दी अजम्पशंस. इसकी कुछ अजम्पशंस हैं. यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस बिटवीन टू पार्टीज विदाउट एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट. तो जो यहाँ पर नेगोशिएशन हो रहा है डायरेक्ट फर्म और इंडिविजुअल्स मीन्स विक्टिम्स के बीच में, उसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है दैट इज ज़ीरो. हालांकि रियल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट नहीं करती है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट किसी चीज़ का ना हो, हर चीज़ का ट्रांजेक्शन कॉस्ट है. पर यहाँ एक एजम्पशन है इसमें जो हमें लेकर चलना होगा. करेक्ट. थ्योरी को समझने के लिए सारी इकोनॉमिक थ्योरी में कुछ ना कुछ जो है अजम्पशंस होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड में जो है मैच नहीं हो पाती हैं. करेक्ट.
नाउ अजम्पशंस जो हैं इसकी, कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, जैसे everyone has the perfect information. So this is the first information that polluter and the victims actually they have uh, perfect information. Means उनके पास बराबर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट किस टाइप की एक्चुअलिटी इस प्रोडक्शन से जनरेट हो रही है, और उसका अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू है, मीन्स कंपेंसेशन अमाउंट है, तो वो कितना होना चाहिए। तो ये दोनों पार्टी इसके बारे में दोनों ही अवेयर हैं, करेक्ट। बराबरी उन्हें इक्वली जो है वो जानते हैं इसके बारे में, करेक्ट। जो पॉल्यूटर है उसको भी मालूम है, ऑन अदर साइड विक्टिम्स को भी मालूम है। तो ये जो है परफेक्ट इंफॉर्मेशन मीन्स। नाउ देयर इज ए कॉस्टलेस कोर्ट सिस्टम फॉर एनफोर्सिंग द एग्रीमेंट्स। अब यहाँ जो फर्म है, मीन्स जो पॉल्यूटर है, या फर्म कह सकते हैं, पॉल्यूटर वर्ड ज़्यादा इसका करेक्ट होगा, नज़दीक होगा। और दूसरी तरफ जो विक्टिम्स हैं, मीन्स प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात की गई है कि जो कॉस्टलेस कोर्ट सिस्टम है, हालांकि कॉस्टलेस कोर्ट सिस्टम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें मालूम है रियल वर्ल्ड में। तो पॉल्यूटर के पास या तो प्रॉपर्टी राइट होगा, या फिर एक समय में विक्टिम्स के पास, या विक्टिम एक इंडिविजुअल के पास ये प्रॉपर्टी राइट हो सकता है, मीन्स सफरर के पास हो सकता है। तो दोनों के पास नहीं होगा, या तो पॉल्यूटर के पास होगा, या विक्टिम्स के पास होगा। सो देयर इज ए कॉस्टलेस कोर्ट सिस्टम फॉर एनफोर्सिंग द एग्रीमेंट्स, मीन्स जो प्रॉपर्टी राइट इस्टेब्लिश करेगा वो कोर्ट करेगा, और जो कि अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो है कॉस्टलेस है। नाउ आगे कहता है प्रोड्यूसर्स मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड कंज्यूमर्स ऑन द अदर साइड मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। तो ये अजम्पशन बहुत आम है, ऑलरेडी जानते हैं हम। देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है इसका जीरो मानकर चलता है, हालांकि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में भी। एंड प्रॉपर्टी राइट्स शुड बी क्लियर। तो प्रॉपर्टी राइट जैसा मैंने बताया फर्म के पास होगा, या तो पॉल्यूटर के पास होगा, या फिर विक्टिम्स के पास होगा, या जिसे हम सफरर भी बोल सकते हैं, करेक्ट। तो इक्वल मार्केट पावर, इक्वल मार्केट पावर का मतलब है या तो ये जो फर्म है या कहीं पॉल्यूटर है, ये भी इतना ही पावरफुल है जितने विक्टिम्स पावरफुल है। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो सारा सिनेरियो चेंज कर देगा वो क्या है, प्रॉपर्टी राइट है। मीन्स प्रॉपर्टी राइट जो है या तो फर्म के पास हो सकती हैं, या दूसरी तरफ जो है विक्टिम या विक्टिम्स के पास हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर एक पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है तो वो नेगोशिएशन के लिए नहीं रेडी होगी, करेक्ट, क्योंकि वो अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। सो दोनों इक्वली पावरफुल हैं तभी वो नेगोशिएट करेंगे, तभी वो डिस्कशन के लिए आगे आएंगे। नाउ आगे चलते हैं, हु आर द पॉल्यूटर्स। तो इसमें एक जो है क्लासीफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है कि जनरल वे में जैसा हम देखते हैं कि एक फर्म जो है, एक फर्म वो जनरेटर के एक्सटर्नलिटी जनरेटर के रूप में उसे देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। फर्म के अलावा भी कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट कर सकती है। तो इस चीज़ को देख ले। द टिपिकल इमेज इज दैट द पॉल्यूटर्स आर फर्म्स, बट इट इज ऑल्सो द केस दैट पॉल्यूटर्स आर इंडिविजुअल पीपल। कार ड्राइवर्स क्रिएट नॉइज एंड कॉज एक्सीडेंट्स। तो एक कार ड्राइवर भी जो है नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, वो भी जो है पॉल्यूटर हो सकता है। तो पीपल हु प्ले रेडियोज, यहाँ पर वाई, ओके, पीपल हु प्ले रेडियोज इन एंड आउट ऑफ डोर्स कॉज नॉइज न्यूसेंस एंड सो ऑन, करेक्ट। तो इस तरीके का जो है पॉल्यूटर भी हो सकता है। नाउ इसमें कुछ अजम्पशंस दी हुई हैं। इंडीड द जनरल कॉम्बिनेशंस आर एज फॉलोज। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकती है कि फर्म जो है फर्म के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, करेक्ट। मीन्स एक फर्म जो है कैन मेक अनदर फर्म सफर, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट कर रही है, वो दूसरी फर्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फर्म जो है इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये हमने समझा, ये तो ऑलरेडी हमने इस पे बात की। इंडिविजुअल्स जो हैं वो फर्म के लिए हो सकता है, करेक्ट। एंड इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है फर्म के लिए हो सकती है, गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के लिए हो सकती है। बट
यहाँ पर एक डिफरेंस है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो डिफरेंट है यहाँ पर। गवर्नमेंट, the inclusion of the government as a creator of externality acknowledges that governments often generate external effects through the poor legislation and rules. तो खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज बना करके, रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करके वो आम इंसान या किसी विशेष समूह या गवर्नमेंट जो है कुछ जो है फर्म के लिए इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नाउ आप समझ गए होंगे क्या पॉइंट है। नाउ अब इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ हमने दो केस लिए हैं। एक केस जो है उसमें हम प्रॉपर्टी राइट जो हैं वो देंगे विक्टिम्स को, और दूसरा जो केस है, दूसरे केस में हम मानकर चलेंगे कि प्रॉपर्टी राइट जो है वो पोल्यूटर के पास हैं। बट मार्केट फोर्सेस जो हैं वो इस तरीके के हैं कि वो दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही टाइप के सिनेरियो में वो ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो एक सोशल ऑप्टिमम पॉइंट जो है वहां पर पहुंच जाएंगे फाइनली। करेक्ट। तो पहले हम इसको जो है केस 1 जो है स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे क्या होगा। फिर हम केस 2 मीन्स पोल्यूटर को प्रॉपर्टी राइट जो है वो देंगे, एंड देन उसके बाद हम कैसे जो है सोशल ऑप्टिमम पॉइंट तक जो है ये दोनों पहुंचेंगी पार्टियां, वो चीज़ स्टडी करेंगे। नाउ इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल को थोड़ा सा देख लें, उसके बारे में बात करते हैं फिर। नाउ कंसीडर एन अपस्ट्रीम इंडस्ट्री which discharges waste to a river causing some loss of dissolved oxygen in the water. In turn, suppose the oxygen reduction causes a loss of fish stock in the river. The upstream industry will continue its activities as if the damage done downstream was irrelevant to them. अब यहाँ होता क्या है कि ये चीज़ हम फिर इस फिगर से भी अभी समझने का प्रयास करेंगे। पहले इस उदाहरण को देख लें। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये पॉल्यूटर है जो कि एक फार्म है, करेक्ट, और यहाँ पर ये रिवर है जो नीचे की तरफ बह रही है। हालांकि रिवर जो है वो हमेशा नीचे की तरफ ही बहती हैं। नाउ इसमें कुछ फिशेस हैं और ये जो पॉल्यूटर है ये फार्म है, करेक्ट, और ये जो है ये कुछ पोल्यूशन जो है मीन्स जैसे जैसे वो प्रोडक्शन करेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा उसी तरीके से पोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा, और वो पोल्यूशन जो है वो ये डिस्चार्ज कर देते हैं सारा इस रिवर में, करेक्ट। तो क्योंकि पोल्यूटर के पास प्रॉपर्टी राइट नहीं है, मीन्स इस रिवर के अंदर, इस रिवर में जो वो पोल्यूशन डिस्चार्ज कर रहे हैं उसकी वजह से वाटर इज बीइंग कंटेमिनेटेड, करेक्ट। तो वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, करेक्ट, क्योंकि इनके पास इसके अंदर ये डिस्चार्ज करने का प्रॉपर्टी राइट नहीं है। तो इनके पास ऐसा नहीं है, बट ये जो है विक्टिम्स के पास ऐसा प्रॉपर्टी राइट है। तो वो डिसाइड कर सकता है इस केस में कि पॉल्यूटर कितना प्रोडक्शन करेगा और उससे कितना पोल्यूशन जो है वो इसमें डिस्चार्ज कर सकता है। बट उसका एक कॉस्ट होगा जिसे हम कह सकते हैं अबेटमेंट कॉस्ट, करेक्ट, मार्जिनल एक्सटर्नलिटी, करेक्ट, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, करेक्ट, सॉरी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। अभी हम फिगर पे उसको देखेंगे तो सारा जो है पिक्चर है हमें समझ आने लगेगा। नाउ डाउन स्ट्रीम पर जो है हमारा जो विक्टिम्स हैं या कहें जो हमारे सफरर हैं या कहें पार्टी बी है, ये मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो कि हम फिशरमैन के रूप में उन्हें देख सकते हैं, और उनका जो लाइवलीहुड है, द लाइवलीहुड ऑफ दीज पीपल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ फिशेज इन द रिवर। सो इनका जो क्वांटिटी है वो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो घटता चला जाएगा, करेक्ट, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वाटर एक्चुअली इज डिक्लाइनिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब प्रॉपर्टी राइट जो है वो विक्टिम के पास है, तो विक्टिम डिसाइड करेगा कि उसे कितना पोल्यूशन मीन्स वो कितने पोल्यूशन के साथ कंफर्टेबल है। अगर वो पोल्यूशन जो है एक सर्टेन लेवल तक है तो उसके लिए उसे कंपेंसेशन कितना मिलना चाहिए, जैसा हमने अजम्पशन में पढ़ा कि एक इक्वली जो है वो उनको नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। मीन्स फर्म को भी पता है कि नेगेटिव एक्सेलिटी जो है वो कितना हार्म कर सकती है, कितना इसका मॉनेटरी वैल्यू मीन्स कंपेंसेशन अमाउंट जो है मॉनेटरी वैल्यू में कितना होना चाहिए, तो वो विक्टिम्स को भी मालूम है। नाउ इस फिगर के थ्रू
जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। पहले इस फिगर को देख लें। वर्टिकल एक्सिस पे हमारा ये जो है ये हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट है, करेक्ट। एंड ये जो है जिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा क्या है, जिस तरीके से राइट साइड पर ये मूव करता जाएगा, इसका मतलब है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, मीन्स उसके साथ साथ जो है पॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि विक्टिम जो है अगर उसके पास प्रॉपर्टी राइट है तो वो प्रेफर करेगा कि पॉल्यूशन ज़ीरो हो, करेक्ट। तो वो ये पॉइंट जो है डिसाइड कर सकता है, कंसिडर कर सकता है, करेक्ट। तो ये जो ग्रीन जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन कहलाती है मार्जिनल नेट बेनिफिट, करेक्ट। इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में MNPB, MNPB, करेक्ट। ये चीज़ अभी देखेंगे कि MNPB क्या चीज़ है। नाउ दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रेड लाइन हम देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है हमारी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, जो कि पोल्यूटर या फर्म के लिए जो है अबेटमेंट कॉस्ट है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट विक्टिम्स के पास हैं, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ेगा, तो इसका अबेटमेंट कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, करेक्ट। तो इसे हम लिखेंगे मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, करेक्ट। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, करेक्ट। नाउ अब आगे हम देखते हैं कि कैसे जो है सोशल ऑप्टिमम पॉइंट, मीन्स जो ये क्यू स्टार पॉइंट है, ये सोशल ऑप्टिमम पॉइंट है जहां पर पोल्यूटर भी सेटिस्फाइड है और दूसरी तरफ विक्टिम्स भी सेटिस्फाइड है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब जब विक्टिम्स के पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं तो पोल्यूटर इस कंडीशन में विक्टिम्स के पास जाएगा, ठीक है। तो वो अगर नेगोशिएशन करना चाहता है, अगर सर्टेन लेवल पे अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करना चाहता है, तो वो कह सकता है कि अगर हमें आप 0 से D, करेक्ट, ये हमने उदाहरण के लिए लिया है, D की जगह हम कुछ और भी लिख सकते थे यहाँ पर, या कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर ले सकते थे Q स्टार से पहले, करेक्ट। तो इसको हमने कम एग्जाम्पल्स लिए हैं, करेक्ट, कम पॉइंट्स लिए हैं ताकि समझ आ जाए। नाउ जब पोल्यूटर जो है या फर्म जो है विक्टिम्स के पास जाएगी, तो विक्टिम को जो है उसे कंपेंसेट करना पड़ेगा, वही अबेटमेंट कॉस्ट है, करेक्ट। तो मान लीजिए कि अगर वो 0 से अपना जो प्रोडक्शन लेवल है वो 0 से D पर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, OABD। OABD जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, किसका, फर्म का। ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, OABD क्या है, टोटल प्रॉफिट है फर्म का। और उसमें जो OCD है, OCD ये क्या है, ये टोटल लॉस है, किसका, OCD किसका लॉस है, ये लॉस है विक्टिम्स का, करेक्ट। तो विक्टिम्स का OCD लॉस है एंड OABD दैट इज टोटल प्रॉफिट टू द पोल्यूटर या कहें फर्म, करेक्ट। तो इस कंडीशन में ये जो OCD है मीन्स OABD, अब यहां पर OCD तो लॉस ही है इतना, तो यहां पर क्या होगा कि जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो दोनों इस बात को नेगोशिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे, और एक कंपेंसेशन जो वैल्यू है या कहें कंपेंसेशन अमाउंट है उसको डिसाइड करेंगे। वो मान लीजिए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, करेक्ट। इसमें इस चीज़ का कोई जो है फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वो उनके नेगोशिएशन पे जो है डिपेंड करेगा, करेक्ट। बट वो OABD के अंदर अंदर होना चाहिए और ग्रेटर देन दी OCD, बिकॉज OCD जो है वो ऑलरेडी लॉस हो चुका है विक्टिम्स के लिए, करेक्ट। इतना पोल्यूशन जो है वो हो रहा है, करेक्ट। OCD जब पोल्यूटर जो है वो O से D पर मूव करता है तो उसका जो टोटल प्रॉफिट हो गया OABD और विक्टिम्स का टोटल लॉस हो गया OCD। अब कंपेंसेशन अमाउंट इससे लिटिल बिट ज़्यादा होना चाहिए, वो यहाँ हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, तो वो चीज़ ये लोग डिसाइड करेंगे एंड देन उसको जो है कंपेंसेट, पोल्यूटर जो है फर्म जो है वो कंपेंसेट करेगी। नाउ इसको समझने के लिए कि ये जो MNPB है, MNPB जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। MNPB बेसिकली क्या है, मार्जिनल नेट प्राइवेट बेनिफिट है, करेक्ट। और मार्जिनल नेट प्राइवेट बेनिफिट क्या है, जब प्राइस जो है हम मार्जिनल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो ये क्या बचा हमारा, मार्जिनल नेट प्राइवेट बेनिफिट, करेक्ट। तो यहाँ पर B पॉइंट पर
जो मार्जिनल नेट प्राइवेट बेनिफिट है, मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। करेक्ट। नाउ मार्जिनल नेट प्राइवेट बेनिफिट जो है, जो बी पॉइंट है हमारा, ये जो बी पॉइंट है, मार्जिनल नेट प्राइवेट बेनिफिट, marginal net private benefit is higher than the marginal external cost at the point B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी जो पॉल्यूटर है उसके पास इतना प्रॉफिट है कि वो अभी और कंपेंसेट कर सकता है। और कंपेंसेट करने का मतलब है कि वो अभी और अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकता है। करेक्ट। वो कब तक बढ़ा सकता है? वो बढ़ा सकता है MNPB जब तक इक्वल ना हो जाए MEC के। तो ये कंडीशन जब तक मैच नहीं करेगी तब तक पॉल्यूटर जो है वो प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकता है, बिकॉज तब तक वो जो विक्टिम्स हैं उन्हें कंपेंसेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि विक्टिम्स के पास प्रॉपर्टी राइट है। करेक्ट। तो ये जो कंडीशन है, पहले हम इसको जान लें कि ये जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, क्योंकि यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यहां पर ये है कि हमने यहां पर हमने एक को बेटर ऑफ कर दिया और दूसरे को वर्स ऑफ किए बिना। तो ये कंडीशन कहलाती है पेरेटो इंप्रूवमेंट। पेरेटो इंप्रूवमेंट, ये कंडीशन बी पर है। ठीक है। अब वो कंपेंसेट कब तक कर सकता है? जब तक MNPB जो है वो बराबर ना हो जाए MEC के। तो ये कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी? ये कंडीशन हमें मिलेगी Q स्टार पर। सो Q स्टार जो है वो पॉइंट है जहां पर सोशल ऑप्टिमम मीन्स, ये सोशल ऑप्टिमम पॉइंट है Q स्टार। तो जो पॉल्यूटर है वो अगेन विक्टिम्स के पास जाएगा और वो कहेगा कि अगर आप हमें D से Q स्टार पर मूव करने दें, मीन्स इतना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने दें, तो हम आपको अगेन इसके लिए कंपेंसेट करेंगे। करेक्ट। और यहां पर ये फाइनली पहुंचेगा अपने इस पॉइंट पर जहां पर MNPB इक्वल्स टू MEC। करेक्ट। तो यहां इस पॉइंट पर जो है बराबर हो जाएगा marginal net private benefit equals to the marginal external cost। So this is the condition of Pareto optimality। Pareto optimality ये जो है, जो बी पॉइंट है, ये क्या है? पेरेटो इंप्रूवमेंट है, जहां पे हमने एक को बेटर ऑफ किया विदाउट मेकिंग एनी वन वर्स ऑफ। करेक्ट। सो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो पेरेटो इंप्रूवमेंट एंड पेरेटो ऑप्टिमैलिटी में डिफरेंस ये है कि अब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जहां पर आ गई, ये कंडीशन यहां पर जो MNPB इक्वल हो गया MEC के, तो यहां पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आ गया। अब ये जो है इसका मतलब ये है कि अब रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो यहां पर ये कंडीशन है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की। बी पॉइंट पर जो है वो पेरेटो इंप्रूवमेंट है, मीन्स अभी बार्गेनिंग का स्कोप है। करेक्ट। अभी वो और कंपेंसेट कर सकता है। तो वो कंपेंसेट तब तक कर सकता है जब तक मार्जिनल नेट प्राइवेट बेनिफिट जो है मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, जो कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन है, जहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो ये जो है Q स्टार पर फाइनली जो है मार्केट फोर्सेस दोनों पार्टीज को Q स्टार पर लेकर आएंगे। करेक्ट। नाउ अब हम स्टडी करेंगे केस 2। केस 1 में हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी राइट है वो विक्टिम्स के पास है, तो जो पॉल्यूटर था वो जाता है विक्टिम्स के पास और उन्हें कंपेंसेट करता है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। करेक्ट। तो उसका उद्देश्य क्या है एक फर्म का? कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो। करेक्ट। तो हमने उसको स्टडी किया और हमने देखा कि Q स्टार जो था एक सोशल ऑप्टिमम पॉइंट था जहां पर फार्म भी सेटिस्फाइड थी और जो जो विक्टिम्स थे दूसरी साइड पर वो भी सेटिस्फाइड थे। ठीक है। तो यहाँ केस 2 में हम कंसिडर करेंगे, हम सपोज करते हैं कि हमारे जो जो विक्टिम्स हैं उनके पास प्रॉपर्टी राइट नहीं है अब। करेक्ट। अब विक्टिम्स के पास न होकर के पॉल्यूटर्स के पास जो है प्रॉपर्टी राइट है। तो जो रिवर जो है हमने एग्जांपल लिया, उस रिवर पे पॉल्यूटर का मीन्स फर्म का प्रॉपर्टी राइट है और वो जितना चाहे अपने उसके अंदर पॉल्यूशन को
अनट्रीटेड वाटर ड्रेन कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, करेक्ट। तो वो किसी चीज़ की फिक्र नहीं करेगा बिकॉज उसके पास अब प्रॉपर्टी राइट है। तो इस कंडीशन में जो विक्टिम हैं, जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स को जाना होगा पल्यूटर्स के पास, मीन्स फर्म के पास। तो इस कंडीशन में विक्टिम्स को कंपेंसेट करना पड़ेगा पल्यूटर को कि अगर आप इतना आप अपनी प्रोडक्शन को आप गिव अप करें तो हम आपको इतना कंपेंसेशन दे सकते हैं। हालांकि इस कंडीशन में एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये लोग पल्यूटर की तरह या एक फर्म की तरह कंपेंसेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये देखा जाएगी कि एनवायरनमेंट की जो वैल्यू है वो ओवरऑल ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो एनवायरनमेंट की कॉस्ट को देखते हुए जो जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो विक्टिम्स उन्हें देंगे, करेक्ट। और जिसके लिए हमारा कॉस्टलेस कोर्ट सिस्टम, हमने ये अजम्पशन स्टडी किया था, आपको ध्यान होगा, करेक्ट। तो ये अजम्पशन जो था ये इसी चीज़ के लिए है कि एनफोर्सिंग द एग्रीमेंट्स, करेक्ट। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि एनवायरनमेंट की जो है कॉस्ट जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है, करेक्ट। प्रोडक्शन की मीन्स प्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। तो विक्टिम्स के लिए जो है यहाँ अब विक्टिम्स जो है पल्यूटर के पास जाएंगे तो यहाँ होगा क्या कि टेक्निकली अगर हम इस फिगर पे देखें तो अगर पल्यूटर के पास प्रॉपर्टी राइट हैं तो पल्यूटर जो है वो अपने प्रोडक्शन को मीन्स जो उसका प्रॉफिट है वो उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट को चूज करेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट इज क्यू एन the point which is the highest beneficial point to the polluter, correct। so ये point हमारा क्या बना, FHIQN which is the highest beneficial point to the polluter, correct। तो ये FHIQN, correct। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम किसके पास जाएंगे, विक्टिम जाएंगे पल्यूटर के पास, मीन्स फर्म के पास। तो ये जो विक्टिम्स हैं ये जाते हैं फर्म के पास और ये कहते हैं कि अगर आप QN से F पर शिफ्ट कर लें, मीन्स आप इतना प्रोडक्शन गिव अप कर दें, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इफ यू गिव अप, देन हम आपको इतना कंपेंसेट करेंगे बिकॉज एनवायरनमेंट की वैल्यू प्रोडक्शन से ज़्यादा है, करेक्ट। तो एनवायरनमेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर जो FGQN है इससे थोड़ा सा ग्रेटर देन द FGQN कौन कंपेंसेट करेगा, विक्टिम्स को कंपेंसेट करना पड़ेगा प्रोडक्शन पल्यूटर को या कहें पल्यूटर को या कहें फर्म को, करेक्ट। तो FHIQN ये क्या हो गया, अब ये टोटल प्रॉफिट हो गया, किसका हो गया, विक्टिम्स का। अब इसमें से जो है FGQN FGQN इससे थोड़ा सा ग्रेटर देन दैट, वो कम नेगोशिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये मान लीजिए कि इतना भी हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, मीन्स FHIQN के अंदर अंदर होगा, अंडर FHIQN और ग्रेटर देन दी FGQN, करेक्ट। इसके अंदर होगा FGIQN, मीन्स ये तो टोटल है, FGIQN और ग्रेटर देन दी FGQN। तो ये कंपेंसेशन अमाउंट होगा, किसको होगा, ये पल्यूटर को देना पड़ेगा, विक्टिम्स को। तो ये जो है मार्जिनल जो हमारा ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, करेक्ट। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये हमारा जो है Q स्टार, मीन्स E इक्वल्स टू Q स्टार। ये क्या हो गया, हमारा सोशल ऑप्टिमम पॉइंट हो गया जहां पर हमारा परफेक्ट कंपटीशन है। मीन्स हमने केस 1 में स्टडी किया कि जो मार्जिनल नेट प्राइवेट बेनिफिट है इक्वल्स टू द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो MNPB है, MNPB इक्वल्स टू P माइनस MC, इक्वल्स टू P माइनस MC। तो यहाँ पर क्या होगा, MEC P माइनस MC के बराबर होगा, MEC
इक्वल्स टू पी माइनस एम सी, करेक्ट। तो P इक्वल्स टू एम सी प्लस एम ई सी, करेक्ट, एंड एम एस सी इक्वल्स टू एम एस सी इक्वल्स टू एम सी प्लस एम ई सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है, मीन्स जो प्राइस है वो प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, एम एस सी, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये जो पॉइंट है, ये जो क्यू स्टार पॉइंट है, मार्केट फोर्सेस अगेन उसको यहां दोनों पार्टीज को, दोनों अगेन जो है क्यू स्टार मीन्स सोशल ऑप्टिमम पॉइंट पर लेकर आएगा। इसका मतलब ये है कि जहां पर प्राइस बराबर है मार्जिनल सोशल कॉस्ट के, मीन्स यहां पर मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्यों कहा, क्योंकि यहां पर विक्टिम्स हैं, मीन्स बहुत सारे जो है विक्टिम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सभी मिला करके उस सोशल कॉस्ट को बियर कर रहे हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति नहीं है, कई सारे व्यक्ति हैं, तो ये क्या हो गया, मार्जिनल सोशल कॉस्ट हो गया, करेक्ट। जैसा हमने लिंडल इक्विलिब्रियम में पढ़ा, करेक्ट। इससे पहले हमने पब्लिक इकोनॉमिक्स में उसको स्टडी किया था, मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या है, करेक्ट। तो सेम वही चीज है। तो जहां पर P इक्वल्स टू एम एस सी, करेक्ट, तो ये क्या कंडीशन बन गई, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन बन गई। तो यहां पर जब तक ये मीन्स मान लीजिए कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, करेक्ट, ये जो ट्राइंगल है ये हमारा हो गया A एंड दिस इज B, करेक्ट। और इसी तरीके से इसको हम मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D, करेक्ट। ये हमारा ये पॉइंट हो गया, ये ट्राइंगल, एंड इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब देखिए यहां पर A और B जब तक बराबर नहीं हुए, जो केस ही देख लेते हैं, ये जो है A इक्वल्स टू B हो गया, करेक्ट। और दूसरी जो है कंडीशन में जो C है इक्वल्स टू D, मीन्स ये जो इसका टोटल प्रॉफिट है, मीन्स उसमें से वो जो है उसको कंपेंसेट करेगा, करेक्ट। तो जब तक मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है, ज़्यादा इसको जो है कॉम्प्लेक्स ना बना करके, सी और डी मीन्स जब तक ये बराबर ना हो जाए तब तक वो जो है उसको कंपेंसेट कर सकते हैं, फिशरमैन मार्जिनल सोशल कॉस्ट को वो बियर कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये कहां पर पहुंच जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मीन्स जहां पर P इक्वल्स टू MSC। तो ये जो है कंडीशन हो गई सोशल ऑप्टिमम पॉइंट की। अब इससे ज़्यादा जो है वो लो कॉस्ट जो है कंपेंसेशन अमाउंट नहीं दे सकते। तो ये जो है होप आपको ये समझ आया होगा। इसको मैंने बहुत सिंपल रखकर आपको समझाने की कोशिश की है, करेक्ट। होप ये आपको जो है यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ इसकी जो लिमिटेशंस एंड लिमिटेशन इसकी यही हो सकती हैं कि इसमें एक तो लिमिटेशन इसका यही हो सकता है कि जो अजम्पशंस हैं वो इसकी लिमिटेशन है, रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, करेक्ट। और एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, करेक्ट, तो वो जो है इस पे जो है मतलब अप्लाई नहीं होती है रियल वर्ल्ड में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है, करेक्ट। सो ये था हमारा कॉज थ्योरम। तो इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।